सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। यूबीआई क्या है इसको समझेंगे। देखो, यूबीआई की बातचीत सबसे पहली बार 2016-17 की इकोनॉमिक सर्वे में की गई। 2016-17 की इकोनॉमिक सर्वे में अलग से पूरा एक चैप्टर था जिसमें डिटेल में बातचीत की गई यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। और यूबीआई है क्या? यूबीआई बेसिकली पीरियोडिक कैश पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। यूबीआई के तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से अनकंडीशनली, और ये इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनली सभी सिटीजन्स को पीरियोडिक तौर पे, जैसे हर महीने या हर 3 महीने के बाद या हर साल, पीरियोडिक तौर पे सरकार की तरफ से सभी सिटीजन्स को अनकंडीशनली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश का पेमेंट होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। देखो, इसको और थोड़ा खोल के समझते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसमें 3 टर्म्स हैं। एक है यूनिवर्सल, दूसरा है बेसिक और तीसरा है इनकम। यूनिवर्सल का मतलब कि कंट्री की पूरी पॉपुलेशन के लिए, कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए अनकंडीशनली, और अनकंडीशनली अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप नौकरी करते हो नहीं करते हो, करते हो तो सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कास्ट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनकंडीशनली कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए एक बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और बेसिक का मतलब कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा रिक्वायर्ड है, उतना पैसा, उतना कैश का पेमेंट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। बेसिकली ये कहा जाता है कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए राइट टू बेसिक इनकम है। तो बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए कम से कम मिनिमम अमाउंट कैश के तौर पे पे किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से अनकंडीशनली। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली पीरियोडिक कैश पेमेंट का कॉन्सेप्ट है विच टॉक्स अबाउट अनकंडीशनली डिलीवरिंग या पेइंग टू ऑल द इंडिविजुअल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या इकोनॉमिक स्टेटस होल्ड करते हैं, उनका क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब यूबीआई के 3 हॉलमार्क्स हैं। एक तो यूनिवर्सैलिटी, मतलब कंट्री की सभी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा, पूरी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा, सभी सिटीजन्स को टारगेट किया जाएगा। दूसरा अनकंडीशनली, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपका जेंडर क्या है, अनकंडीशनली। देखो, अभी भी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, लेकिन वो जितनी भी स्कीम्स हैं वो टारगेटेड स्कीम्स हैं। जैसे एलपीजी के लिए चल रही है, सब्सिडी देती है सरकार, जैसे राशन मिलता है, लेकिन ये सब टारगेटेड है, इनमें कंडीशंस हैं। एलपीजी की जो सब्सिडी है वो सिर्फ एलपीजी के सिलेंडर पे ही मिलेगी और सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलेगी। राशन जो है वो कुछ लोगों को ही मिलेगा, कंडीशनल है, सबको नहीं मिलता है। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत क्या कह रहे हैं कि भैया अनकंडीशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर हो गरीब हो, आप आदमी हो औरत हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप नौकरी करते हो नहीं करते हो, अनकंडीशनली कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और तीसरा एजेंसी, वो एजेंसी जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को, इस पूरे कामकाज को मैनेज करेगी। 3 चीजें, यूनिवर्सैलिटी कि सारी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा, दूसरा अनकंडीशनल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, आप किस जेंडर से बिलोंग कर रहे हो। अनकंडीशनली आपको पीरियोडिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। अच्छा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे रैशनल क्या है, रीज़न क्या है? देखो, लोग क्या कहते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं कि एक तो
जब आप कैश पेमेंट करते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा देते हो हर एक इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है। अभी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे एलपीजी वाली है, जैसे राशन वाली है, यहाँ पे चॉइस नहीं है। जो गरीब आदमी है उसको सब्सिडी जो मिल रही है वो एलपीजी के सिलेंडर पे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपये लेके और एलपीजी का सिलेंडर ना खरीदे और कोई और चीज़ में यूज़ कर ले। भाई वो एलपीजी की सब्सिडी है तो एलपीजी के सिलेंडर पे ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कैश पेमेंट किया जाएगा। अब उस कैश को आपको कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, वो आपकी चॉइस है। तो इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलता है, वो अपने हिसाब से पैसे को खर्च कर सकता है। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके सॉल्यूशन के तौर पे काम करता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। भाई बेरोजगारी आ रही है, उसको कैसे मैनेज करें? उसको मैनेज करने का तरीका यह है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो। बोल दो कि 1000 रुपये पूरी पॉपुलेशन को मिलेंगे, तो जो बेरोजगार आदमी भी है उसके पास में भी कुछ ना कुछ पैसा तो होगा ही। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। गरीब से गरीब आदमी को भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट मिलेगा इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत, तो जो इनइक्वालिटी है वो कम होंगी। इट इंक्रीजेस कंज्यूमर डिमांड। अब सब लोगों के पास में पीरियोडिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट जाएगा। उस कैश को हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से खर्च करेगा। कोई गुड्स पे खर्च करेगा, कोई सर्विसेज पे खर्च करेगा। और जब पैसे को खर्च किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर डिमांड है वो पुश होगी, वो ग्रो करेगी। और जब डिमांड ग्रो करेगी तो हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या है? इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जिनकी ज़िंदगी पॉवर्टी में निकल रही है, उनको अपलिफ्ट करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक जो रैशनल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है कि देखो हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन सब को रिप्लेस किया जा सकता है इस यूबीआई के थ्रू, कि सारी जितनी भी एग्जिस्टिंग वेलफेयर की स्कीम्स हैं उन सबको बंद करो और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत करो। और ये कहा जाता है, या इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि 2016-17 की जीडीपी के हिसाब से लगभग 5.2% ऑफ द जीडीपी जो है वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाता है। अच्छा, अभी अपन सारी सुंदर सुंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूबीआई की कोई फ्लॉज नहीं है। फ्लॉज अपन पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि एक तो फ्रीडम मिल जाता है इंडिविजुअल को कि वो अपने हिसाब से पैसे को खर्च कर सकता है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट का एक सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के काम में आता है। चौथा, कंज्यूमर की डिमांड को पुश करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। ये भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जैसे एलपीजी है, राशन है, इन सबको बंद करो, इनकी जगह पे यूबीआई शुरू कर दो। सीधा सीधा पैसा दे दो और उस पैसे को इंसान जैसे चाहेगा वैसे यूज़ करेगा। एक जो बेहद इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है वो क्या है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो लीकेजेस हैं, जो वेस्टेजेस हैं, जो करप्शन है, जैसे ये राशन में इतना लंबा चौड़ा करप्शन होता है गाँव में, आज भी डिजिटल होने के बावजूद भी करप्शन देखने को मिलता है। मतलब ये तो ऐसा है कि आप गाँव चले जाओगे और किसी राशन वाले की दुकान पर पहुंच जाओगे तो आपको सामने सामने दिख जाएगा कि भाई करप्शन कर रहा है। तो ये जितना भी करप्शन होता है, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं, उनमें ये करप्शन, ये लीकेज, ये जो वेस्टेज है, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा यूबीआई के तहत कि सीधे सीधे इंसान के खाते में, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो करप्शन खत्म हो जाएगा, लीकेजेस खत्म हो जाएंगे, वेस्टेज खत्म हो जाएगा। इतने सारे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनको मॉनिटर करना, इनको इम्प्लीमेंट करना, इनको ठीक तरीके से चलाना अपने आप में चैलेंजिंग है। लेकिन एक स्कीम होगी सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इसको मॉनिटर करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको चलाना ईजी होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इम्प्रूव होगा। अच्छा, ये तो रैशनल है, ये तो एडवांटेजेस हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है, अपन कॉस्ट को पढ़ेंगे, लेकिन पहले चैलेंजेस को देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैम नहीं है, जनधन, आधार और मोबाइल नहीं है। अब तो काफ़ी कुछ इंक्रीज़ हो गया है 2016-17 के मुकाबले में, तो अब बहुत रीच हो गई है मोबाइल्स की भी, जनधन अकाउंट्स की भी, आधार की भी। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि सेंटर और स्टेट्स का शेयर कैसे होगा, कितना पैसा सेंटर ट्रांसफ़र करेगा, कितना पैसा स्टेट्स ट्रांसफ़र करेंगे। वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचना अपने आप में चैलेंजिंग होता है।
और हर एक स्टेट सेम स्थिति में नहीं है, अलग अलग स्थिति में है, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, तो सेंटर और स्टेट्स का शेयर क्या रहेगा वो अपने आप में चैलेंजिंग है। रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सिस्टम नहीं है और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में भी आता है, और अगर अपन यूबीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रास्ते में भी आएगा। रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सिस्टम होता ही कहाँ है, कोई एक आधा बैंक होगा, वो भी 4, 5, 6, 10 किलोमीटर दूर होता है, तो बैंकिंग सिस्टम इन रूरल एरियाज़ बड़ा चैलेंज है। एक बड़ी समस्या क्या है कि आप यूबीआई को इम्प्लीमेंट कर दो और बाई चांस यूबीआई फेल हो गया तो कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम नहीं है। अब तो 15 स्कीम चल रही हैं वेलफेयर की, अगर कोई एक फेल भी हो जाए तो इन बची हुई 14 में से किसी के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन अगर यूबीआई फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, फिर तो और कोई स्कीम है ही नहीं पुअर्स के वेलफेयर के लिए। तो यूबीआई अगर फेल हो गया तो कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम नहीं है। जो रियल समस्या है कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे सभी लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दे दोगे, लेकिन गरीब आदमी उसको कैसे स्पेंड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो उस पैसे की दारू पी ले, हो सकता है वो उस पैसे को गैम्बलिंग में उड़ा दे, मतलब अनवांटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर हो सकता है गरीब आदमी अपने पैसे को उड़ाए। ये भी कंसर्न्स हैं कि यूबीआई जो है वो एग्जिस्टिंग सभी वेलफेयर स्कीम्स को रिप्लेस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी अपने आप में चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी मेजर इकोनॉमी में इस यूबीआई को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी द हिंदू में जो आर्टिकल आया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, उस आर्टिकल में भी इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया था। चैलेंज है। दूसरा एक चैलेंज इसमें और अपन लिख सकते हैं कि ये अनकंडीशनल है, गरीब को भी मिलेगा लेकिन अमीर को भी मिलेगा, मतलब उस इंसान को भी एक इनकम मिल रही है जिसको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, सरकार के ऊपर फालतू का खर्चा है। लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने ये कहा कि जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वेलफेयर की, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर है 5.2% ऑफ द जीडीपी, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था। अगर हम इन सारी वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दें और सिर्फ यूबीआई को इम्प्लीमेंट करें तो खर्चा आएगा 4.9% ऑफ द जीडीपी, मतलब खर्चा कम आएगा अगर हम यूबीआई को इम्प्लीमेंट करें। बट इसके चैलेंजेस भी हैं, इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, और आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी अगर यूबीआई के बारे में कभी पूछ लिया गया तो। बस इतना याद रखना है कि यूबीआई क्या है। यूबीआई के तहत ये कहा जा रहा है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पीरियडिकली सरकार की तरफ से कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए अनकंडीशनली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश का पेमेंट किया जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकंडीशनली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट किया जाए सभी सिटीजन्स के लिए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं वो अपन ने देख लिए। नुकसान ज़्यादा बड़े लगते हैं मुझे, फ़ायदे कम लगते हैं, और शायद इसीलिए किसी भी मेजर इकोनॉमी ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसको टेस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी टेस्ट ही कर रही हैं। फिर इसके बाद बात आती है बीपीएल सेंसस के बारे में। हम बीपीएल सेंसस के बारे में बात करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, बीपीएल सेंसस, पहले तो बीपीएल सेंसस रूरल इंडिया में किया जाता है, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं बीपीएल सेंसस इन रूरल इंडिया के बारे में। रूरल इंडिया में बीपीएल सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल इंडिया में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस को कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहली बार बीपीएल सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया? 1992 में। 8th 5 ईयर प्लान के तहत 1992 में पहली बार बीपीएल सेंसस को कंडक्ट करवाया गया रूरल इंडिया में। ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा जिसमें इसके बारे में बातचीत की जाएगी, प्लानिंग इन इंडिया नाम का चैप्टर है, उसमें पूरी बातचीत की जाएगी। पहली बार बीपीएल सेंसस रूरल इंडिया में कब करवाया गया? 1992 में। दूसरी बार करवाया गया 1997 में, और तीसरी बार करवाया गया 2002 में। किसने करवाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने करवाया। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई, एनसी सक्सेना कमेटी।
और ये जो एनसी सक्सेना कमेटी है इसको काम दिया गया कि बताओ बीपीएल सेंसस को कंडक्ट करने का सूटेबल मेथड क्या होगा। एनसी सक्सेना कमेटी ने अपनी स्टडी करी और कुछ रिकमेंडेशंस दी। एक तो एनसी सक्सेना कमेटी ने क्या कहा कि कुछ तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन होना चाहिए और कुछ लोगों का ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन होना चाहिए। ऑटोमेटिक इंक्लूजन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल एनसी सक्सेना कमेटी क्या कहने की कोशिश कर रही है कि मान लेते हैं कुछ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास में पक्का मकान नहीं है, तो ऐसे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास में पक्का मकान नहीं है उनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया जाए बीपीएल सेंसस में, बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाए। जैसे कोई हाउस होल्ड अगर ऐसा है जिसके पास में मोटरसाइकिल है, ऐसा हाउस होल्ड है जो कि मोटरसाइकिल को अफोर्ड कर सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाए। मतलब एनसी सक्सेना कमेटी ने ये कहा कि बीपीएल सेंसस को कंडक्ट करते हुए कुछ हाउस होल्ड्स को तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेना चाहिए और कुछ हाउस को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देना चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई। दूसरा, एनसी सक्सेना कमेटी ने ये भी कहा कि कम से कम 50% पॉपुलेशन को बीपीएल स्टेटस दे देना चाहिए। कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कम 50% पॉपुलेशन को बीपीएल स्टेटस मिलना चाहिए, और इसी के हिसाब से फिर स्टेट लेवल के जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको भी इंक्रीज करना चाहिए। देखो 2-3 बेसिक सिंपल चीज़ें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। बीपीएल सेंसस रूरल इंडिया में कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया? बीपीएल सेंसस 1992 में अंडर 8th 5-year प्लान। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एनसी सक्सेना कमेटी को बनाया और इस कमेटी से पूछा गया कि आप बताओ कि बीपीएल सेंसस को कंडक्ट करने का मेथड क्या होना चाहिए। कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दी कि हमें ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन के मेथड को फॉलो करना चाहिए, और ये कहा कि कम से कम 50% पॉपुलेशन को बीपीएल का स्टेटस मिलना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट 4th बीपीएल सेंसस कंडक्ट करवाया गया, या जिसे अपन फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी बोलते हैं, जिसे हम फर्स्ट SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है या 4th बीपीएल सेंसस है, ये हुआ 2011 में। कब हुआ? 2011 में। और ये जो फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसके तहत इंडिया में टोटल उस टाइम पे 24.3 करोड़ हाउस होल्ड्स थे। टोटल कितने हाउस होल्ड्स थे? 24.3 करोड़ हाउस होल्ड्स। इनमें से 17.91 करोड़ जो हैं वो रहते थे रूरल एरियाज में। मतलब टोटल हाउस होल्ड्स कितने थे? 24.3 करोड़। इनमें से रूरल एरियाज में कितने रहते थे? 17.91 करोड़। और ये जो 17.91 करोड़ हैं, इनमें से 60% रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो डिप्राइव्ड थे, वो पुअर थे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते थे। बहुत सिंपल। 4th बीपीएल सेंसस या फिर फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया गया 2011 में। इसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में टोटल हाउस होल्ड्स कितने थे? 24.3। इन 24.3 हाउस होल्ड्स में से रूरल एरियाज में कितने रहते थे? 17.91 करोड़। और इन 17.91 करोड़ में से 60% रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो डिप्राइव्ड थे, वो पुअर थे। बेसिक सिंपल सी बातचीत। बीपीएल सेंसस रूरल एरियाज में कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला सेंसस 1992 में करवाया गया 8th 5-year प्लान के तहत। 2008 में एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी थी? एनसी सक्सेना कमेटी। अच्छा, बीपीएल सेंसस अर्बन एरियाज में भी होता है। अर्बन एरियाज में कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने एक कमेटी बनाई, SR हासिम कमेटी। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, इसी को 2017 के बाद से बुलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको पहले बुलाया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने एक कमेटी बनाई, SR हासिम कमेटी। और SR हासिम कमेटी को काम दिया गया कि बताओ अर्बन एरियाज में बीपीएल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मेथड यूज करना चाहिए। और SR हासिम कमेटी ने 3 स्टेजेस सजेस्ट करी। स्टेज 1 में तो बोला गया ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन के बारे में कि अर्बन एरियाज के कुछ हाउस होल्ड्स को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे हाउस होल्ड्स जिनके पास में 4 कमरे से ज़्यादा का मकान है, उनको ऑटोमेटिकली बीपीएल की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो।
ऐसे हाउस होल्ड्स जिनके पास में 4 व्हीलर है, या जिनके पास में मोटरसाइकिल है, या जिनके पास में कंप्यूटर विद इंटरनेट है, उनको भी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दो। या ऐसे हाउस होल्ड्स जिनके पास में रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन या 2 व्हीलर बाइक, इन 4 में से कोई 3 चीज़ हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दो। पहली स्टेज ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन की। दूसरा स्टेज में कुछ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड करो। जैसे कुछ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक रेजिडेंशियल वर्नेबिलिटी है कि किसी के पास में मकान नहीं है या पक्का मकान नहीं है, कुछ कंडीशंस दी गई, बताई गई, या कुछ सोशल या फिर ऑक्यूपेशनल वर्नेबिलिटी है कि मतलब कोई नौकरी नहीं करता है, बेरोजगार है। तो ऐसे जो हाउस होल्ड्स हैं जिनके ऊपर रेजिडेंशियल या कुछ सोशल या ऑक्यूपेशनल समस्याएं हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लो। मतलब कुछ हाउस होल्ड्स को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड करो, कुछ को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करो, और जो बचे कुचे हाउस होल्ड्स हैं उनको बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर 0 से लेके 12 तक के बीच में स्कोर दिया जाएगा, और ये जो स्कोरिंग इंडेक्स होगा इसके अकॉर्डिंग उनको इंक्लूड किया जाएगा या एक्सक्लूड किया जाएगा। ये जो HR हासिम कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। देखो बहुत सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने को क्या पढ़ना है, एक तो UBI का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सेशन खत्म हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि UBI कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। दूसरा, बेसिक मोटी मोटी चीज़ें याद रखो। रूरल इंडिया में BPL सेंसस कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहली बार 1992 में करवाया गया अंडर 8th 5-year प्लान। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कमेटी बनाई, NC सक्सेना कमेटी। कमेटी तक याद रख लो, बाकी मेथड तो आपको पता ही है। कुछ हाउस होल्ड्स हैं जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया जाएगा, कुछ को एक्सक्लूड किया जाएगा ऑटोमेटिकली, और दूसरा बोला गया कि कम से कम 50% पॉपुलेशन को BPL का स्टेटस दिया जाए। अच्छा, 4th BPL सेंसस या फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुआ? 2011 में हुआ। और ये जो 2011 का फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, इसके अकॉर्डिंग 60% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड जो हैं वो डिप्राइव्ड थे, वो पुअर थे। अर्बन एरियाज में BPL सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। 2012 में इस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई, SR हासिम कमेटी, और पूछा कि अर्बन एरियाज में BPL फैमिलीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसका मेथड बताओ। इस कमेटी ने 3 स्टेजेस बताई, वही एक तो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, दूसरा ऑटोमेटिक इंक्लूजन, और तीसरा जो बचे कुछ हाउस होल्ड्स हैं उनको कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर स्कोर दिया जाए 0 से 12 के बीच में, और स्कोरिंग इंडेक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाए कि किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। लेकिन ये जो कमेटी है, इसके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बेहद ईजी सेशन था, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।